हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे स्टाफिंग के बारे में। ठीक है, स्टाफिंग मीन्स पुटिंग पीपल टू जॉब। स्टाफिंग का क्या मतलब होता है? स्टाफिंग का मीनिंग होता है पर्सन्स को हायर करना फॉर द रिस्पेक्टिव जॉब्स। ठीक है, इसके 3 एलिमेंट्स होते हैं। स्टाफिंग के बारे में हम डिटेल में प्रीवियस वीडियो में पढ़ चुके हैं। 3 एलिमेंट्स क्या होते हैं स्टाफिंग के? द फर्स्ट वन इज रिक्रूटमेंट, देन सेकेंड वन इज सिलेक्शन एंड द थर्ड वन इज ट्रेनिंग। ठीक है, तो फर्स्ट एलिमेंट क्या है? रिक्रूटमेंट। रिक्रूटमेंट मतलब जब हम वैकेंसीज निकालते हैं, जब कंपनीज वैकेंसीज निकालती है पर्सन्स को रिक्रूट करने के लिए। ठीक है, सिलेक्शन मीन्स जो पर्सन्स अपनी पोस्ट के हिसाब से, अपनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन के हिसाब से एप्लीकेशंस भेजते हैं, उनमें से एलिजिबल पर्सन्स को सिलेक्ट करना इज नोन एज सिलेक्शन। ठीक है, ट्रेनिंग क्या होती है? आफ्टर देयर सिलेक्शन जिन पर्सन्स को सिलेक्ट किया जाता है उनके लिए ट्रेनिंग रखी जाती है, उनके डेवलपमेंट का प्रोग्राम होता है, वो चाहे ऑन द जॉब होता है या ऑफ द जॉब होता है, ये अब हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो 3 एलिमेंट्स क्या है स्टाफिंग के? रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग। इस वीडियो में हम इन तीनों के बारे में ही बात करेंगे। द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ स्टाफिंग इज रिक्रूटमेंट। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे रिक्रूटमेंट के बारे में। रिक्रूटमेंट क्या होता है? इट इज़ द प्रोसेस of searching for prospective employees and stimulating them to apply for jobs in the organization। ठीक है, रिक्रूटमेंट का मीन्स होता है स्पेसिफिक एम्प्लॉयज़ के लिए सर्च करना, प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयज़ के लिए सर्च करना एंड उन्हें मोटिवेट करना कि वो हमारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए अप्लाई करें। ठीक है, एंड स्टिमुलेटिंग देम टू अप्लाई फॉर जॉब्स इन द ऑर्गेनाइजेशन। 2 सोर्सेज होते हैं रिक्रूटमेंट के। द फर्स्ट वन इज इंटरनल एंड द सेकेंड वन इज एक्सटर्नल सोर्सेज। इंटरनल सोर्सेज क्या होता है? इंटरनल सोर्सेज का मतलब होता है जब हम विद इन द ऑर्गेनाइजेशन क्या करते हैं? प्लेसमेंट करते हैं। ठीक है, इंटरनल सोर्सेज रिफर्स टू इनवाइटिंग कैंडिडेट्स फ्रॉम विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। विद इन द ऑर्गेनाइजेशन कैसे कर सकते हैं? जो हमारे एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ हैं उनका हम प्रमोशन कर सकते हैं। ठीक है, उनका हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में। ठीक है, अकॉर्डिंग टू देयर वर्क उनको प्रमोशन दिया जा सकता है, उनको डिमोशन दिया जा सकता है। ठीक है, तो इंटरनल सोर्सेज ये होते हैं कि जब हम विद इन द ऑर्गेनाइजेशन पर्सन्स को रिक्रूट करते हैं। एक्सटर्नल सोर्सेज क्या होते हैं? एक्सटर्नल सोर्सेज मीन्स जब हम आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन रिक्रूटमेंट करते हैं। ठीक है, आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन रिक्रूटमेंट करने का क्या मतलब हुआ? जब हम कंपनीज क्या करती हैं, वैकेंसीज जब कंपनीज में आती हैं तो न्यूज़पेपर्स में, मैगजीन्स में एडवर्टाइजमेंट देती हैं, अपनी ऑफिशियल वेबसाइट्स पर एडवर्टाइजमेंट देती हैं कि इस पोस्ट के लिए वैकेंसी आई हुई है। ठीक है, या क्या करती हैं, जो न्यू फ्रेशर्स है उनके लिए जाके कैंपस प्लेसमेंट होता है, उन्हें कॉलेजेस से रिक्रूट किया जाता है। तो ये सब क्या होते हैं? एक्सटर्नल सोर्सेज, जब कंपनीज आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन पर्सन्स को रिक्रूट करती है। ठीक है, इन सोर्सेज को भी हमें डिटेल में पढ़ना है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे इंटरनल सोर्सेज एंड आफ्टर दैट हम एक्सटर्नल सोर्सेज के बारे में बात करेंगे। ओके, सो इंटरनल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट में क्या होता है? इट रिफर्स टू इनवाइटिंग कैंडिडेट्स फ्रॉम विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। जैसे कि मैंने आपको बताया, इंटरनल सोर्सेज मतलब विद इन द ऑर्गेनाइजेशन जब हम प्लेसमेंट करते हैं, रिक्रूटमेंट करते हैं तो उसे कहा जाता है इंटरनल सोर्सेज। ठीक है, द फर्स्ट वन इज, इसके भी कुछ टाइप्स होंगे ना, तो फर्स्ट है इसका ट्रांसफ़र। ठीक है, ट्रांसफ़र मतलब एक डिपार्टमेंट में से किसी पर्सन को दूसरे डिपार्टमेंट में ट्रांसफ़र कर देना, या एक शिफ्ट में से दूसरी शिफ्ट में ट्रांसफ़र कर देना एक पर्सन को। तो वो भी क्या हुआ? वो भी तो रिक्रूटमेंट हुआ ना, कि जब हमने एक डिपार्टमेंट के पर्सन को दूसरे डिपार्टमेंट में भेज दिया, वो काम दे दिया उन्हें, तो ये उनका रिक्रूटमेंट हुआ। प्रमोशन, शिफ्टिंग एन एम्प्लॉय टू हायर पोजीशन। प्रमोशन तो आप सबको पता ही होगा क्या होता है। एक एम्प्लॉय को जब उसकी हायर पोजीशन पे, मतलब अगर अभी वो लो लेवल पे काम कर रहा है, हम उसका प्रमोशन करते हैं, हम उसे कोई हायर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ देते हैं, हायर अथॉरिटी देते हैं, हायर पोस्ट देते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, तो ये उसका प्रमोशन होता है, जिसके साथ साथ उसे हायर सैलरी भी मिलेगी। ओके, तो शिफ्टिंग एन एम्प्लॉय टू हायर पोजीशन इज नोन एज प्रमोशन। थर्ड है ले ऑफ। ले ऑफ का क्या मीनिंग हुआ? टू रिकॉल द टेम्प्ररी वर्कर फॉर वर्क। किसी पर्सन को, टेम्प्ररी वर्कर से हम क्या समझते हैं? टेम्प्ररी वर्कर मतलब जिस पर्सन को हम थोड़े टाइम के लिए काम पे रखते हैं। ठीक है, टेम्प्ररी वर्कर्स रखती है ना ऑर्गेनाइजेशन। जैसे मतलब अगर कभी ऑर्गेनाइजेशन में ज़्यादा वर्कलोड हो जाता है तो वो न्यू हायरिंग करती है, और अगर ऑर्गेनाइजेशन में कम काम आ गया तो जो पर्सन्स को उसने न्यूली हायर किया था, ठीक है, उनमें से कुछ पर्सन्स को वो क्या करती है? टेम्प्ररली वापस भेज देती है, कि मतलब ये उनका कॉन्ट्रैक्ट में होता है। ठीक है, तो उन पर्सन्स को जिन्हें हमने टेम्परली सेपरेट कर दिया था अपनी ऑर्गेनाइजेशन से, उन्हें अगर हम रिकॉल कर रहे हैं, वापस बुला रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन में काम के लिए, तो वो हुआ ले ऑफ। तो ये तीनों चीज़ें क्या हुई? ये तीनों चीज़ें हमारी हुई इंटरनल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट। ठीक है, ऐसे और भी हैं बट
2 और 3 आर इनफ फॉर यू। ओके, तो अब हम पढ़ेंगे, अभी हमने इंटरनल सोर्सेज के टाइप्स पढ़े, ठीक है। उसमें हमने क्या क्या पढ़ा, ट्रांसफ़र पढ़ा, प्रमोशन पढ़ा एंड थर्ड वन वाज ले ऑफ, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे इंटरनल सोर्सेज के एडवांटेजेस। द फर्स्ट वन इज़ मोटिवेटेड एम्प्लॉयज़। देखो, जब एम्प्लॉयज़ को पता है कि हमारा इंटरनल रिक्रूटमेंट होना है, इंटरनली हमें ट्रांसफ़र मिल सकता है, प्रमोशन मिल सकता है, ठीक है, तो एम्प्लॉयज़ क्या रहेंगे, मोटिवेटेड रहेंगे, अच्छा प्रोडक्शन करेंगे, अच्छी प्रोडक्टिविटी दिखाएंगे, ठीक है, बिल्कुल अच्छे तरीके से काम करेंगे, टाइम पे काम करेंगे एंड मोटिवेटेड रहेंगे, क्योंकि उन्हें इन फ्यूचर प्रमोशन भी मिल सकता है। सेकंड क्या है इसमें, नो वेस्टेज ऑफ टाइम ऑन ट्रेनिंग। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि स्टाफिंग का क्या प्रोसेस होता है, सबसे पहले रिक्रूटमेंट होता है, देन उन्हें सिलेक्ट किया जाता है, उसके बाद उनकी ट्रेनिंग दी जाती है, ठीक है। तो ये कहीं पूरा बहुत कॉस्टली मेथड होता है, ठीक है। तो अगर हम इंटरनली रिक्रूट कर रहे हो, वो पर्सन हमारी ऑर्गेनाइजेशन से फेमिलियर है, उसे पता है इस ऑर्गेनाइजेशन में क्या काम होता है, कैसे होता है, और उसे पता है कि उसे क्या काम करना है, ठीक है। तो हमें उसकी ट्रेनिंग के लिए अपना कोई टाइम वेस्ट नहीं करना पड़ेगा, उसके ऊपर कोई पैसा नहीं लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो नो वेस्टेज ऑफ टाइम ऑन ट्रेनिंग। थर्ड है चीपर मेथड है। इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट बहुत ही चीपर मेथड है। क्यों? जब हम एक्सटर्नली पर्सनस को रिक्रूट करते हैं, जब हम एक्सटर्नल सोर्सेज से रिक्रूटमेंट करते हैं, तो क्या होता है, हमें एडवर्टीजमेंट में पैसा देना पड़ता है, हमें कॉलेजेस में जाना पड़ता है, ठीक है, कैंपस प्लेसमेंट जब हम करते हैं तो इन सब में क्या लगता है, काफ़ी पैसा लगता है। जब हम इंटरनली रिक्रूट कर रहे हैं, अपने ही एम्प्लॉयज़ को हम प्रमोशन दे रहे हैं, ट्रांसफ़र दे रहे हैं, तो हमारा क्या पैसा लगेगा, कुछ भी नहीं। सो इट इज़ अ चीपर मेथड। एंड फोर्थ वन इज सिंप्लीफाइज द सिलेक्शन प्रोसेस, ठीक है। जब हमें उन्हें इंटरनली रिक्रूट करना है, हमें पता है उनकी क्या कैपेबिलिटीज़ है, क्या उनकी क्वालिफिकेशंस हैं, किस पोस्ट के लिए वो एलिजिबल हैं, तो सिलेक्शन प्रोसेस भी सिंप्लीफाइड हो जाता है। इजीली हम उस पर्सन को सिलेक्ट कर देंगे फॉर हिज एलिजिबल जॉब एंड देन उसका प्रमोशन हो जाता है, उसका ट्रांसफर हो जाता है, ठीक है। उसके बाद क्या है, इंटरनल सोर्सेज के रिक्रूटमेंट। द फर्स्ट वन इज लेथार्जिक एम्प्लॉयज़, ठीक है। एम्प्लॉयज़ क्या करेंगे, जब एम्प्लॉयज़ को पता है, उन्हें पूरी एश्योरिटी है कि हमारा प्रमोशन हो जाएगा या ऐसा, तो इसका डिसएडवांटेज एक ये भी तो हो सकता है कि एम्प्लॉयज़ क्या करेंगे, उन्हें पता है कि इंटरनली ही रिक्रूट होना है, हम में से ही कोई प्रमोट होगा या हम में से किसी का ट्रांसफ़र होगा, तो बहुत डल भी तो काम कर सकते हैं ना। कुछ एम्प्लॉयज़ में ये भी तो आ जाता है कि हाँ हमारी जॉब तो पक्की है, तो लेथार्जिक एम्प्लॉयज़ भी वो लेथार्जिक भी फील कर सकते हैं, ठीक है। रिड्यूस टैलेंट पूल मीन्स, जो सेकेंड लिमिटेशन आपकी क्या है, जब जो ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं उन्हीं को रिक्रूट करा जा रहा है दोबारा उसी ऑर्गेनाइजेशन में, तो नया टैलेंट तो उस ऑर्गेनाइजेशन को नहीं मिला, उन्हें नहीं पता कि फ्रेश टैलेंट उनके लिए क्या कर सकता है, ठीक है। तो रिड्यूस टैलेंट पूल मीन्स जो ऑर्गेनाइजेशन के बाहर का टैलेंट है उसे जगह नहीं दी जा रही है। थर्ड इज फेवरिज्म। जब इंटरनली ही रिक्रूट होना है, तो जो मैनेजर रिक्रूट कर रहा है वो अपने फेवरेट पर्सनस को भी तो रिक्रूट कर सकता है, चाहे वो उस जॉब के लिए एलिजिबल हो या ना हो, ठीक है। तो अपने फेवर्स का नाम आगे करेगा कि इन्हें रिक्रूट कर लिया जाए, तो फेवरिज्म इज द बिगेस्ट लिमिटेशन। फोर्थ वन इज नो अपॉर्चुनिटी। फ्रेश टैलेंट्स को कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है, ये भी इंटरनल सोर्सेज का एक लिमिटेशन है, ठीक है। तो इसमें हमने पढ़ा 4, हमने इसके एडवांटेजेस पढ़े एंड 4 लिमिटेशंस पढ़े विच आर मोर देन इनफ, ठीक है। तो अभी तक हमने क्या क्या पढ़ लिया, हमने स्टाफिंग के बारे में पढ़ लिया, उससे पहले वाले वीडियो में, प्रीवियस वीडियो में हमने क्या क्या पढ़ा था, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, प्रोसेस हम सब कुछ पढ़ चुके थे। इस वीडियो में हमने टाइप्स ऑफ सोर्सेज पढ़ा है, टाइप्स ऑफ रिक्रूटमेंट पढ़ा, ठीक है, इंटरनल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट। एंड अब हम आगे पढ़ेंगे एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट के बारे में। एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट क्या होता है, द कैंडिडेट्स फ्रॉम आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन आर इन्वाइटेड टू फिल द वैकेंट जॉब पोजीशन। दिस मेथड इज नोन एज एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट, ठीक है। आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन पर्सन्स को इन्वाइट किया जाता है कि वो वैकेंट जॉब पोजीशंस के लिए अपनी एप्लीकेशंस दें, इसे कहा जाता है एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। इसके टाइप्स क्या है, फर्स्ट है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। इसमें क्या होता है, जो भी हमारी एंटरप्राइज है, हमारी ऑर्गेनाइजेशन है, उसके नोटिस बोर्ड पे जो भी वैकेंट जॉब पोजीशन है, जो भी जॉब डिटेल्स हैं, उनका एक नोटिस प्लेस कर दिया जाता है नोटिस बोर्ड पे। अलग अलग जगह पे हैम्पर्स लगा दिए जाते हैं, पोस्टर्स लगा दिए जाते हैं, तो ये होता है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, ठीक है। जो भी अपने आप को एलिजिबल समझता है उस जॉब के लिए, वो आएगा और कंपनी से कॉन्टैक्ट कर लेगा थ्रू द नंबर्स गिवन ऑन द नोटिस, ठीक है। सेकेंड है एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट क्या होता है, एडवर्टाइजमेंट इन मीडिया इज यूज, ठीक है। कंपनी क्या करती है, जो ऑर्गेनाइजेशन होती है वो क्या करती है, जो भी उसकी वैकेंट जॉब्स हैं, जो भी पोजीशंस हैं जिनमें वैकेंसी है, उसकी क्या करती है, एक एडवर्टीजमेंट मीडिया में, न्यूज़पेपर्स में, वेबसाइट्स में, हर जगह पोस्ट कर देती है। जो भी पर्सन खुद को एलिजिबल समझता है वो कंपनी से कॉन्टैक्ट करता है, ओके।
थर्ड इज कैंपस रिक्रूटमेंट। कंपनीज क्या करती हैं, कॉलेजेस में जाती हैं, फ्रेश टैलेंट को रिक्रूट करती हैं, ठीक है, उन्हें प्लेसमेंट्स देती है। और उसी के साथ मैंने लिखा है एंड लेबर कॉन्ट्रैक्टर्स, ठीक है। कुछ क्या होते हैं, मीडिएटर्स होते हैं, जो लेबर कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं, वो कंपनी को लेबर प्रोवाइड करती है, इन रिटर्न उन्हें कमीशन मिलती है और लेबर को उनकी वेजेस मिलती है, ठीक है। फोर्थ है एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज। ये क्या हुआ, जो पर्सन्स होते हैं, जैसे जो बच्चे पढ़ाई कर लेते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में जाके अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करते हैं कि हमारी क्या क्या क्वालिफिकेशन है। तो एम्प्लॉयमेंट और कंपनीज एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज को कॉन्टैक्ट करती है, उन स्टूडेंट्स की डिटेल्स लेती है और जो भी उनकी कंपनी के लिए, उनकी ऑर्गेनाइजेशन के लिए एलिजिबल होते हैं उन्हें कॉन्टैक्ट करती है और उन्हें जॉब्स प्रोवाइड करती है। तो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज क्या हो गया, ये एक गवर्नमेंट साइट हो गया कंपनीज को स्टूडेंट्स प्रोवाइड करने का, ठीक है। तो ये हमारे एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट के थे। इसमें हम पढ़ेंगे आप एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। उसके बाद आपका रिक्रूटमेंट का टॉपिक जो है वो कंप्लीट हो जाता है। देन नेक्स्ट इज सिलेक्शन एंड आफ्टर दैट ट्रेनिंग। ओके, सो अब हम पढ़ेंगे एक्सटर्नल सोर्सेज के मेरिट्स और लिमिटेशंस के बारे में। मेरिट्स क्या है, द फर्स्ट मेरिट इज क्वालिफाइड पर्सनल, ठीक है। जब हम एक्सटर्नली पर्सन्स को रिक्रूट कर रहे हैं तो हमें न्यूली क्वालिफाइड एम्प्लॉयज़ मिलेंगे अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, जो कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए बेस्ट पार्ट रहेगा। सेकेंड इज वाइडर चॉइस। जब हम कैंपस रिक्रूटमेंट कर रहे हैं, एडवर्टीजमेंट से रिक्रूटमेंट कर रहे हैं, ठीक है, आउटसाइड ऑर्गेनाइजेशन रिक्रूट कर रहे हैं, तो हमारे पास एक बहुत बड़ी चॉइस है, मतलब एक वाइडर चॉइस है कि हमने इतने सारे पर्सन्स में से किसी एक पर्सन को सिलेक्ट करना है, ठीक है। एक क्या मतलब जितनी भी वैकेंसीज है उतने पर्सन्स को सिलेक्ट करना है। थर्ड इज फ्रेश टैलेंट। जो कैंपस रिक्रूटमेंट होता है या जो एडवर्टीजमेंट के थ्रू हमारी कंपनी में एम्प्लॉयज़ आते हैं, वो क्या होता है, फ्रेश टैलेंट होता है, यंग टैलेंट होता है। तो वो हमारी कंपनी के लिए बेटर है क्योंकि वो अच्छे से काम करेंगे, ठीक है, और अपने स्किल्स भी दिखाएंगे। फोर्थ वन इज कॉम्पिटिटिव स्पिरिट। जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, जब उन्हें पता है कि एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट हो रहा है हमारे ऑर्गेनाइजेशन में, तो उनके बीच में भी कॉम्पिटिटिव स्पिरिट आएगा कि हम भी अच्छे से काम करें ताकि हमें अपनी जॉब्स ना छोड़नी पड़े, ठीक है, हमें हमारी जॉब से ना निकाला जाए। और जो न्यू टैलेंट आएगा वो भी बहुत कॉम्पिटिटिवली काम करेगा। ओके, लिमिटेशंस में द फर्स्ट वन इज डिससैटिस्फैक्शन अमंग एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़, ठीक है। उन डिससैटिस्फैक्शन अमंग एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ का क्या मतलब है, एम्प्लॉयज़ को पता है कि बाहर से रिक्रूटमेंट हो रहा है, तो उनके मन में ये डर रहेगा ना कि अब हमारा प्रमोशन नहीं होगा, तो इसलिए उनके मन में एक डिससैटिस्फैक्शन सा रहता है कि हमें प्रमोशन नहीं मिलेगा, ये तो पर्सन्स को बाहर से रिक्रूट कर रहे हैं। ओके, ये कॉस्टली प्रोसेस होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया था, इंटरनली रिक्रूट करने में ना तो एडवर्टाइजमेंट का खर्चा आता है, ठीक है। तो ये क्या होता है, कॉस्टली प्रोसेस होता है क्योंकि इसमें हमें एडवर्टाइजमेंट भी देना है, कॉलेज में जाके प्लेसमेंट्स भी करनी है, ठीक है, उन्हें ट्रेनिंग का भी खर्चा आता है, तो ये सब क्या है, कॉस्टली प्रोसेस है। थर्ड लिमिटेशन हो गई लेंदी प्रोसेस। लेंदी प्रोसेस मीन्स इट टेक्स मोर टाइम देन इंटरनल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट, क्योंकि इंटरनल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट से हमें विद इन द ऑर्गेनाइजेशन रिक्रूटमेंट करना है, हमें उस पर्सन की कैपेबिलिटीज़ भी पता है, हमें ये पता है कि वो किस जॉब के लिए एलिजिबल है। लेकिन जब हम बाहर से रिक्रूट कर रहे हैं, हमें उन पर्सन्स को ट्रेनिंग भी देना पड़ेगा, उन्हें एलिजिबल करना पड़ेगा उस जॉब के लिए जिसके लिए हमने उन्हें हायर किया है, ठीक है। आई होप आपको रिक्रूटमेंट का पूरा कंसेप्ट समझ आया होगा, जिसमें कि हमने मेरिट्स, डीमेरिट्स पढ़े हैं, बोथ एक्सटर्नल एंड इंटरनल सोर्सेज के दोनों की डेफिनेशंस पढ़ी हैं और रिक्रूटमेंट की डेफिनेशन पढ़ी है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट की। टिल देन, थैंक यू।